हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो हमारी हिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, जितने भी रिक्त स्थान हुए, हमारे सही जोड़ी हुई, एक शब्द में आंसर हुए सही, हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसी के साथ अति लघुत्री जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में ये जो लेंथी क्वेश्चन है यानी कि 3 मार्कर जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, डोमिंगो प्रेस विजयनगर बाजार का वर्णन किस रूप में किया। जो डोमिंगो प्रेस है उसने विजयनगर बाजार का वर्णन कैसे किया। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, प्रेस बाजार का एक सजीव विवरण होता है। आगे आगे मतलब एक सजीव विवरण देता है वो, कि जो वहाँ पे हो रहा है बाजार में वो सारा बताता है। तो देखो क्या बताया उन्होंने। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई पारो रहते हैं। वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे और पन्ने, मोती, छोटे मोती और वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे वो पाएंगे। यानी कि वो एक ऐसा बाजार था जहाँ पर पृथ्वी में जितनी चीज़ें वो सब मिलती थी। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते थे जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर जैसे उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती थी। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते थे, जहाँ बाजरा, चावल, गेहूँ, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सस्ते दामों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है। यानी कि कह सकते हैं कि वो विश्व के सबसे अच्छे बाजार या शहर के रूप में इस चीज़ को चित्रित करता है। और ये जो चित्रण उसने किया है ये सजीव किया है, यानी कि ऐसा लगेगा आपको पढ़ते टाइम कि हाँ वहाँ पे गली है, ये है, सब कुछ है, इस तरीके से किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, महानवमी डिब्बा का सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महानवमी डिब्बे से संबद्ध अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था। अनुष्ठान संभव सितंबर व अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि, महानवमी के भारत में प्रायद्वीपीय भारत में उसको महानवमी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अनुष्ठानों का वहाँ पर व्यापक महत्व था। इन अनुष्ठानों पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठान में मूर्ति की पूजा की जाती थी, राज्य के अश्व जो घोड़े उनकी पूजा की जाती थी, यहाँ तक कि भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी इसमें सम्मिलित थी। तो ये सारे काम महानवमी डिब्बे पे होते थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़े, हाथियों व रथों की सैनिक शोभा यात्रा निकाली जाती थी। इस अवसर पर जो नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भीड़ तथा साथ ही नियत कर यानी कि टैक्स भी लाते थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। तो ये था वहाँ के महानवमी डिब्बा का अनुष्ठानिक और सांस्कृतिक महत्व। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कमल महल की विशेषता लिखिए। साथ ही हाथी, घोड़े और लोग किसके प्रतीक थे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शाही केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक था कमल महल। इस भवन का निर्माण किसी प्रयोजन के लिए किया गया था। इस विषय पर इतिहासकार अभी एक मत नहीं है। इस संदर्भ में कॉलिन मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से यह सुझाव मिलता है कि संभवतः ये एक परिषद भवन था। परिषद यानी पे जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती हो, जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं के साथ बैठकर क्या करता हो, विचार विमर्श किया करता हो। ठीक है, तो ये था कमल महल कि ये शाही भवनों में से सबसे सुंदर था, यहाँ पे मीटिंग होती थी, ये एक परिषद भवन था। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन था कि हाथी, घोड़े और लोग किसके प्रतीक है। तो देखो, हाथी, घोड़े और लोग गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है।
15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तान को अश्वपति यानी कि घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति यानी कि लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो हाथी ने तो गजपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी, तो जो उड़ीसा के शासक थे उनको बोलते थे हाथियों का स्वामी, और जो दक्कन के सुल्तान थे उनको अश्वपति यानी कि घोड़ों का स्वामी, और जो लोग यानी कि नरपति किसको बोलते थे, तो राय को बोलते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ स्क्रीनशॉट, और साथ में इसका भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है। विजयनगर साम्राज्य में किलों पर नियंत्रण रखने वाले सेना प्रमुखों के बारे में आप क्या जानते हैं? जो सेना पर नियंत्रण रखते थे, सेना प्रमुख जो थे वो किलों पर नियंत्रण रखते थे, उनके बारे में बताना है। उसके अलावा विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंशों की जानकारी देनी है कि कौन कौन से राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया। तो दोनों क्वेश्चन यानी कि 5th और 6th के आंसर को एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, यानी भ्रमणशील थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे, यानी कि उन सेना प्रमुखों को नायक कहते थे। ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, यानी कि लोगों की जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में जानकारी हो गई, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5वां का ये आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो छठा क्वेश्चन का आंसर है राजवंश के बारे में। तो देखो, सबसे पहला जो राजवंश था ना विजयनगर साम्राज्य पर, वो था संगम राजवंश, जिसने 1485 तक नियंत्रण इस पर रखा। उसके बाद सुल्लू राजवंश आया, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुल्लू राजवंश आया। देखो, सबसे पहले संगम, फिर सुलू, फिर तुलु, जिसमें कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान राजा थे। उसके बाद कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद एक अन्य राजकीय वंश यानी कि अराविदु आया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजकीय वंश थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका भी, ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं लिखिए। सॉरी, ये तो प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 7 है, विजयनगर शहर के बारे में विदेशी यात्रियों ने क्या विवरण दिया। ठीक है, विदेशी यात्रियों ने विजयनगर शहर जो है पूरा, उसके बारे में क्या बताया। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजयनगर शहर का वर्णन। ठीक है, तो डोमिंग प्रेस के द्वारा जो लेख लिखा गया है, उसमें जो विजयनगर शहर का वर्णन किया गया है उसको देखते हैं। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैंने इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया, क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। ठीक है, रोम जो साम्राज्य थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उतना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचे तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है, तथा कई स्थानों पर झीलें हैं। राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा है, व अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष हैं। तो इस तरीके से जो विदेशी यात्री थे डोमिंग प्रेस, उन्होंने शहर का वर्णन किया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 7वां क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 8 है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 9 है, विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताएं लिखिए। तो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर दोनों की विशेषताएं देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8 विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता है। तो पहला, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ, यानी कि एक कुछ सालों में नहीं बना, बहुत शताब्दियां लगी इसको बनने में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया, यानी कि एक टाइम पे नहीं बढ़ा, इसमें काम होता ही रहा। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण, यानी कि जिस टाइम पे वो राज्य अभिषेक उनका हो रहा था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बनवाया था। इसे
सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। ठीक है, उसके बाद पूर्वी गोपुरम। गोपुरम आपको पता होगा इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। ठीक है, आप जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि इस तरीके के प्रवेश द्वार है जो बिल्कुल बड़े हैं, तो उनको गोपुरम बोलते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्धों का अर्थ है कि केंद्रीय देवालय परिसर के एक छोटे भाग तक ही सीमित था। देखो, ये जो मंदिर था ना, जो जहाँ पर भगवान बैठे हैं, वो तो एक छोटा भाग था, लेकिन आसपास बहुत इसका विकास हुआ था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता होता था। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य, नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए रखी जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा सभागार भी था, जहाँ पर क्या होता था कि देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी, या फिर नृत्य और नाटक से संबंधित कोई विशेष कार्यक्रम है तो वो भी वहीं पे रखे जाते थे। तो ये हो गई विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 8 है उसका आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के आंसर की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर था कि विट्ठल मंदिर की विशेषता है, तो देखते हैं। देवस्थल विट्ठल मंदिर रोचक है, यानी कि ये भी बहुत अद्भुत है। यहाँ के प्रमुख देवता जो विट्ठल है, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। विट्ठल भगवान कौन है? तो विष्णु के एक रूप है। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर था, यानी कि जैसे रथ नहीं होता है उसके जैसा पूरा मंदिर बना हुआ था, उसमें भी पहिए लगे हुए थे इस तरीके से। मंदिर परिसरों की एक ठीक है, उसके बाद मंदिर परिसर की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियाँ थी, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। तो ये थी विट्ठल मंदिर की विशेषता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 10 है। विजयनगर और दक्षिण की सल्तनतों के बीच संघर्ष में राम राय की क्या भूमिका थी? जो राम राय थे उनकी क्या भूमिका रही दक्षिण के सल्तनों और विजयनगरों के बीच जो संघर्ष हुए, जो युद्ध हुआ उसमें? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राम राय को राजा राम राय के नाम से भी जाना जाता है। राम राय जो थे वो कृष्णदेव राय के दामाद थे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद इस साम्राज्य यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजनीति में राम राय ने कदम रखा था। राम राय ने विजयनगर की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए कई युद्ध किए। ऐसा माना जाता है कि राम राय ने दक्कन जो गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर और बीजापुर के 5 सुल्तानों के मामले में हस्तक्षेप किया था। उसने एक या दूसरे से जुड़कर और उन्हें कमज़ोर कर दिया, लेकिन यह नीति लंबे समय तक सफल नहीं हुई। सुल्तान अंततः राम राय की बढ़ती ताकत से डर गए। राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में विजयनगर सेना से मिले और इस युद्ध में उन्हें हरा दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि जो राम राय थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो राक्षसी तांगड़ी युद्ध था उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विजयनगर की तरफ से अगर किसी की थी तो वो राम राय की थी। वो प्रधानमंत्री के रूप में इस युद्ध में उतरे थे। ठीक है, और जो 5 सुल्तान हैं उनको टक्कर दी थी, पर इस युद्ध में उन्हें हरा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो 5 हो गए थे ना, इसलिए। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11। इतिहास पुनर्निर्माण में स्थापत्य प्रमाणों की क्या सीमा होती है? यानी कि स्थापत्य जो तत्व होते हैं या प्रमाण होते हैं उनकी क्या कमियाँ होती है, क्या सीमा होती है इतिहास को जब हम पुनर्निर्मित करते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतिहास पुनर्निर्माण में स्थापत्य प्रमाणों की सीमा। देखो, स्थापत्य तत्वों के परीक्षण से हम यह नहीं बता पाते कि जो सामान्य पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, जो शहर और उसके आसपास में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के बारे में क्या सोचते हैं। स्थापत्य क्या क्या मतलब हुआ? जो बड़ी बड़ी वहाँ पे इमारतें बनी है उनका, तो वहाँ के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ये थोड़ी हमें उन इमारतों से पता चलेगा। ठीक है, अब उसके अलावा भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर, पत्थर काटने वाले कौन थे? मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार से वेतन दिया जाता था? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सकते हैं।
तो ये कुछ स्थापत्य जो तत्व है या स्थापत्य प्रमाण है, उनकी सीमा है कि उनसे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा इतना बड़ा महल बना, क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बना, किसके द्वारा बना, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता नहीं चलती। और क्यों वहाँ के लोग इस महल के बारे में क्या सोचते थे, इस भवन के बारे में क्या सोचते थे, उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो ये है स्थापत्य प्रमाणों की सीमा। तो स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 12, विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण में कॉलिन मैकेंजी के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके अलावा अमुक्तमाल्यम में व्यापार विकास हेतु राजा को क्या कार्य करने चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 12-13 को देखेंगे, कॉलिन मैकेंजी का योगदान और राजा के कार्य। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप आंसर पे देख सकते हैं, 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, एक सर्वेक्षण तथा एक मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। हम्पी यानी कि विजयनगर साम्राज्य के जो भग्नावशेष है 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा ही प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ जो विरूपाक्ष मंदिर है, जो पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी, यानी कि जो वहाँ के पंडित थे उनकी याद, जो भी उनको जितना भी याद था उस पर आधारित उनकी जानकारी थी। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण किया था। ठीक है, तो ये था उनका योगदान विजयनगर से संबंधित, कि उन्होंने बहुत सारी जानकारी विजयनगर से संबंधित थी। उनका सबसे पहला मानचित्र भी उसी ने बनाया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ स्क्रीनशॉट। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 था, अमुक्त माल्यद में व्यापार विकास हेतु राजा के कार्य। ठीक है, तो ये अमुक्त माल्यद में एक पुस्तक है, उसमें जो व्यापार के विकास के लिए राजा को क्या कार्य करने चाहिए वो बताए गए हैं। ठीक है, तो एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर क्या किया जा सके, आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उस विदेशी नाविक जिन्हें तूफानी बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है, कि भली भांति देखभाल की जा सके, क्योंकि वो व्यापार के पर्पज़ से हमारे यहाँ आते हैं। उसके बाद जो सुदूर यानी कि दूर देशों के व्यापारी है को रोज़ बैठक में बुलाकर तोहफे देकर उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर वे वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये कुछ कार्य है जो राजा को व्यापार के विकास के लिए करने चाहिए अमुक्त माल्यद बुक के अनुसार। तो ये प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट, और जो ऑलरेडी आपने प्रश्न क्रमांक 12 का था कॉलिन मैकेंजी वाला, इसका ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 14 है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना या जल संरचना प्रणाली को समझाइए। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 15 है, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलाबंद भूभाग में क्यों शामिल किया गया, यानी कि कृषि जो क्षेत्र है उसके आसपास क्यों किलों का निर्माण किया गया, और उसके अलावा जल संरचना प्रणाली। तो 14 और 15 क्वेश्चन के आंसर को एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, ये 14 का आंसर है विजयनगर जल संपदा। तो देखो, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य वहाँ की तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। वह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास का जो भूदृश्य था वो रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण था, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती थी। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिलती थी। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीपी के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। और इसका प्रबंधन जैसे कमलपुरम जलाशय बनाया था, हरिया नहर बनाई थी, इसके द्वारा किया गया था। तो इस तरह की वहाँ की जल संपदा थी। वो क्षेत्र था शुष्क, लेकिन फिर भी वहाँ पर तुंगभद्रा नदी से एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था। जितनी भी धाराएं निकलती थी उनसे बांधे बनाकर उन बांधों को हौज से मिलाकर पानी की व्यवस्था की जाती थी, पानी का संचय किया जाता था। जैसे कि कमलपुरम जलाशय भी बना, हिरिया नहर भी बनाई गई। ठीक है, तो ये है जल संपदा का आंसर, यानी कि 14 का आंसर। अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन के आंसर की तरफ।
तो 15वां था कि किलेबंदी क्यों की गई थी कृषि क्षेत्रों में। तो देखो, कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में समाहित किया जाता था, क्योंकि अक्सर मध्यकालीन यानी कि जो इतिहास का मिडिल पार्ट चल रहा था उसमें घेराबंदियाँ की जाती थी, और उन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रतिपक्ष यानी कि जो विपक्ष वाले लोग हैं को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। यानी कि जो युद्ध करने के लिए आता था वो क्या करता था कि जो जिससे युद्ध करना है उसकी जितनी भी खाद्य सामग्री थी उनको अपने कब्जे में लेना, ताकि वो समर्पण के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि खाएंगे नहीं तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए वो कृषि क्षेत्र को क्या कर लेते थे, घेराबंदी कर लेते थे, ताकि दूसरे लोग उन पर अटैक न कर सके। ये घेराबंदियाँ कई महीनों तक और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया था, और इसीलिए उन्होंने कृषि क्षेत्र, ये पूरा कृषि क्षेत्र तो उसके आसपास किलेबंदी करवा दी थी। तो ये प्रश्न क्रमांक 15वां का आंसर। स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 16 है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली को समझाइए। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी अमर नायक प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व, जो दिल्ली सल्तनत थी ना उसकी एक एकता प्रणाली थी, उससे मिलते जुलते थे, यानी कि उससे लिए गए थे। अमर नायक जो थे वो सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, यानी कि उन सैनिक कमांडर को टुकड़े दिए जाते थे वहाँ पर प्रशासन करने के लिए। वे क्या काम करते थे, वे किसान हुए, शिल्पकर्मी हुए, व्यापारियों से भू राजस्व यानी कि कर इकट्ठा करते थे, और जो दूसरे अन्य प्रकार के कर होते थे उनको भी इकट्ठा करते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति यानी कि राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे। राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित हुआ करते थे, यानी कि खुद जो अमर नायक थे वो राजा के समक्ष उपस्थित होते थे। तो एक तरीके से अमर नायक एक सैनिक कमांडर की एक प्रणाली थी पूरी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17, विदेशी यात्रियों का विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस संदर्भ में विजयनगर आए यात्रियों का वर्णन कीजिए। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो यात्री आए उनका वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं उसके आंसर को। तो जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पर, विदेशी यात्रियों का विजयनगर साम्राज्य के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। डोमिंगो प्रेस नामक विदेशी यात्री द्वारा विजयनगर शहरों व बाजारों का विस्तृत अध्ययन कर उन पर लेख लिखे गए, जो इतिहास निर्माण में सहायक है। साथ ही निकोलो दे कांति नामक इतावली एक व्यापारी था, उसका भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित लेखों में वृत्तांत में उल्लेखनीय स्थान है। उसके अलावा अब्दुल रज्जाक नामक फारस के एक राजदूत ने भी किलेबंदियों से संबंधित वृत्तांत प्रस्तुत किए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अलावा निकितिन नामक रूसी यात्री व पुर्तगाल का फर्नावो नुनीज और दुराते बरबोसा ने भी महत्वपूर्ण वृत्तांत लिखे, जो विजयनगर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या परिदृश्य को समझने में सहायक होते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रेस के अनुसार विजयनगर का बाजार कैसा था। तो इस क्वेश्चन का ऑलरेडी मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ। जो हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 7 था कि विदेशी यात्रियों ने शहर का वर्णन कैसे किया। बाजार वाला तो ये पहला ही जो हमारा क्वेश्चन था, डोमिंग प्रेस विजयनगर बाजार का वर्णन किस रूप में किया, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, जो प्रश्न क्रमांक 18 है उसका आंसर प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर ही होगा। उसके बाद फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर को देखते हैं कि जो विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक थे वो किलेबंदी से किस तरीके से प्रभावित हुए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्या आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा
कालीकट, जिसको कोझिकोड कहा जाता है, वहाँ से भेजा गया एक दूत था अब्दुल रज़ाक। उसने वो किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवासें। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े को ही फनाकार में काटा गया था, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते। दीवारों के अंदर का एक भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। तो इस तरीके से वो इतनी बड़ी उन्होंने संरचना देखी और देखी कि कहीं पर भी जो गारे हैं या गारा मतलब मिट्टी रहती है एक विशेष प्रकार की जो जोड़ने का काम करती है, तो उनका प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ पत्थरों से इतना बड़ी किलेबंदी कर दी। ठीक है, तो उस चीज़ को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। तो ये उनका बारे में है पूरा। तो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 20 है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। जो कृष्णदेव राय थे उनके शासनकाल में विजयनगर का क्या उत्कर्ष हुआ। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजयनगर अर्थात विजय का शहर एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य पर यहाँ पर पढ़ने आएगा, अनेक राजवंशों ने शासन किया, जैसे संगम, सुल्लू, तुलु। इनमें से तुलु राजा कृष्णदेव राय तुलु का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण रहा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही विजयनगर का चरमोत्कर्ष यानी कि चारों तरफ से उत्कर्ष हुआ, विकास हुआ। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता उसकी विस्तार प्रणाली और दंडीकरण था। इसी काल में तुक्र, भद्रा और कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र यानी कि जिसको हम रायचूर दोआब कहते हैं, उसको भी विजयनगर में हासिल कर लिया गया 1512 में, तथा 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर बीजापुर और इन सबको अपने में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थिति में फूला। इतने युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर एक अतुलनीय शांति थी, तथा साथ ही बेहतरीन मंदिरों के निर्माण व मंदिरों के भव्य गोपुरम यानी कि बड़ा प्रवेश द्वार को जोड़ने का श्रेय भी कृष्णदेव राय को जाता है। तो उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासन और भौगोलिक सभी क्षेत्रों का विस्तार व विकास हुआ। अतः विजयनगर कृष्णदेव राय के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर था। तो ये इसका आंसर हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक फर्स्टली, उसके बाद यहाँ और फिर ये वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 21 में, विजयनगर साम्राज्य की मंदिरों की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ विट्ठल और विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता है, तो वही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसी आंसर को मतलब इसमें लिख दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है मैपिंग वाला, कि निम्नलिखित में से भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए इन चारों चीज़ों को, हम्पी, गोलकुंडा, रायचूर दोआब और बीजापुर। ठीक है, तो देखते हैं मानचित्र को। ये रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक वालों ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। देखो, जो पहला है उसका यहाँ पर दिया गया है हम्पी, तो ये हम्पी यहाँ यानी कि विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं, ये दूसरा जो गोलकुंडा क्षेत्र है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद तीसरा आपका जो क्षेत्र है तुग्रबंधा और इन नदियों के बीच का रायचूर दोआब। ठीक है, तो ये तीसरा रायचूर दोआब दिया गया है। और चौथा है बीजापुर, तो यहाँ पर आपको चौथा बीजापुर दिया गया है। ठीक है, नंबर वाइज देख लेना। तो ये इस तरीके से आपका मैपिंग भी हो चुका है, मैपिंग आएगा बोर्ड में, इसलिए सारे मैप करते चलिए ताकि आसानी से आपके वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये पूरे कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे, और ये पार्ट 2 था जिसमें हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप इस वीडियो के सोल्यूशन से आपको हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।